बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सऊद, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज का पेपर कंडक्ट होने वाला, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन EST का कंडक्ट होने वाला आज का पेपर, मेल का पेपर कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और आज हम ये भी बात करेंगे कि जो आज के पेपर में मिस्टेक्स हैं ऑप्शंस में, उन पे भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज के एक्सपेक्टेड मेरिट की मेल के लिए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, डिस्कशन को जरूर सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ ब्रेक नेक। ये जो ब्रेक नेक है, इसका जो सिनोनिम है, ब्रेक नेक मीन वेरी फास्ट या रैपिड इसको कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रैपिड। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। शी राइट्स इन, राइट्स के साथ आपने इन प्रेपोजिशन लगानी होती है, राइट के साथ इन प्रेपोजिशन आती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है चेंज द वॉइस आई नो हिम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ही इज नाउन टू मी, ही इज नाउन टू मी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है चेंज इनटू डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में आपने चेंज करना है, ही सेड टू मी डू यू लाइक राइस, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा, ए इज द करेक्ट जो है वो आपका ऑप्शन बनेगा। ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड राइस, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ आई हैड वर्कड हार्ड, ये कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन लिया गया है। अगर फर्स्ट जो है वो सेंटेंस में हैड आता है तो फिर आपका नेक्स्ट फ्रेज में आपका क्या आएगा, वुड हैव आएगा। इफ आई हैड वर्कड हार्ड, तो यानी क्या आएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, वुड हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है परसिमन इज अ, ये एक आपका फ्रूट है, फ्रूट का नाम है, डी ऑप्शन करेक्ट है, परसिमन इज अ फ्रूट, तो ये एक जनरल बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द मिसिंग वर्ड माय, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा बेटा मोर्टगेज, मोर्टगेज इज द करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, मोर्टगेज। इसका मतलब होता है कि आपने कोई लोन लेना है, कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी या कोई शॉप खरीदने के लिए, तो उसको मोर्टगेज कहते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। वर्ड्स हैव नो लिंक विद देयर मीनिंग, दिस इज कॉल्ड दी, इसको कहा जाता है आर्बिट्रेरीनेस कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, आर्बिट्रेरीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, डेफिनेटली यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क है, सी करेक्ट ऑप्शन है। 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द बेस्ट एंटोनम ऑफ द फोर्टिट्यूड। ये जो वर्ड फोर्टिट्यूड है इसका मतलब है स्ट्रेंथन, हौसला अफजाई, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा डी इज द करेक्ट, इसका एंटोनम है वीकनेस। तो ये 10 क्वेश्चन से जो इंग्लिश पोर्शन से लिए गए, ये भी एक अच्छा खासा पोर्शन था, दिस इज नॉट द इजी पोर्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, तो ये आपकी पेडागोजी से रिलेटेड है, जो कि मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड हैं, डिफरेंट पास पेपर से लिए गए हैं। लाइफ इज अ कॉन्टिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस, दिस इज बेस्ड ऑफ कौन सी एजुकेशनल फिलासफी यहाँ पे एक्ट करती है, तो दिस इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिविज्म, इसको प्रोग्रेसिविज्म कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो डायनामिक प्रोसेस है, जबकि जो पेरिनियनिज्म है इसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है दिस इज द फिक्स्ड होती है, या इटर्नल नॉलेज होता है जो उसके पास मौजूद होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है टाइप ऑफ काउंसलिंग फोकसेस ऑन हेल्पिंग इंडिविजुअल एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंडिंग इन द थॉट, दिस इज फीलिंग, दिस इज कॉल्ड द, इसको नॉन डायरेक्टिव कहते हैं, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की टाइप में आता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है क्लासरूम इन्वायरमेंट विल बी टीचर सेंटर्ड इफ टीचर इज, अगर टीचर आइडियलिस्ट है, यानी कि आता है लेक्चर लेके चला जाता है, जस्ट वन साइड से जो है ना वो लेक्चर डिलीवरिंग होती है, तो दिस इज कॉल्ड द टीचर सेंटर, या इसको आइडियलिस्ट कहा जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी रिपीटेड एमसीक्यू है, पास्ट पेपर से ली गई एमसीक्यू है, नोट कर लें इसको। विच असेसमेंट मेथड इवेलुएट्स द स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, तो ये भी पास पेपर से क्वेश्चन लिया गया, तो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसको कहा जाता है, ये भी पास पेपर से लिया गया। टीचिंग थ्रू द डिस्ट्रक्टिव मेथड, तो ये इंपॉर्टेंट है, पास पेपर्स में हमने डिस्कस भी किया है। डिस्ट्रक्टिव मेथड में हमारे पास क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक जो है वो थॉट होती हैं,
जनरल टू स्पेसिफिक, और अगर स्पेसिफिक टू जनरल होती तो वो इंडक्टिव मेथड होता है। सी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर। अब ये भी देखें, ये भी रिपीटेड है, अगर आपने पास्ट पेपर सॉल्व किए हुए हैं तो दिस इज कॉल्ड दी पर्सनैलिटी कहा जाता है इसको। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखें मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से रिपीटेड है। रिलायबिलिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू दी कंसिस्टेंसी कहते हैं। अगर आपके रिलायबल मेजरमेंट्स आ रही हैं तो उनको कंसिस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पेडागोजी इज द ग्रीक वर्ड विच लिटरली मीनिंग, अभी जो है आपके फीमेल में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मेल में भी रिपीट हुआ है, तो दिस इज दी टू लीड। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ओरिजिनेटिंग है, क्योंकि जो रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट या हायर स्टेज है या मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज है वो आपकी क्रिएटिंग है। क्या है? क्रिएट है, और क्रिएटिंग को ही ओरिजिनेटिंग कहा जाता है, ये नोट कर लें। तो यहाँ पे सूटेबल आंसर आपका डी बनेगा। कुछ बुक्स में, कुछ वेबसाइट पे इवैल्यूएशन भी है, लेकिन यहाँ पे मोर सूटेबल आपका क्रिएटिंग इज द करेक्ट ऑप्शन है, ओरिजिनेटिंग। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइंस इन द पर्सन्स इंस्ट्रक्शंस विद द ऑनलाइन और या डिजिटल कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड ब्लेंडिंग लर्निंग इसको कहा जाता है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये पेडागोजी का ऑलमोस्ट ऑल दी 10/10 क्वेश्चन मोस्टली वेबसाइट से लिए गए हैं। ब्लेंडेड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अब हम मूव करते हैं, पाक स्टडी का पोर्शन है। विच रिवर डज नॉट फ्लो इन द पाकिस्तान, तो ये आपका ब्यास रिवर है जो कि इंडिया में बहता है। बाकी जो सतलज है, गोमल है, रावी है, ये पाकिस्तान के रिवर्स हैं। गोमल जो है वो जनरली जो है ना ये डेरा इस्माइल खान से गुजरता है। वह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ, अच्छा यहाँ पे देखें तो इसमें स्टार्ट में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन अगर ब्रिटेन होता तो वो ज़्यादा सूटेबल आंसर था, लेकिन बाद में फिर जो है ना वो जो हेल्प की गई वो चाइना ने भी की। तो यहाँ पे फिर आपका सूटेबल आंसर ए आएगा, चाइना आएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अदरवाइज इसका जो परफेक्ट आंसर है वो बरतानिया है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वो कहता है कि हमारे पास जो शरीयत बेंच है इन ऑल हाई कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड, हाई कोर्ट्स के अंदर जो शरीयत बेंच नाफज किया गया वो कब किया गया, तो ये 1979 है, 1979। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे कुछ मिसिंग्स हैं, तो ये 1979 है, नोट कर लें। 24 है, फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज कंस्ट्रक्टेड इन, पहली ड्राई पोर्ट पाकिस्तान में लाहौर में जो है ना वो रिकंस्ट्रक्ट हुई या कंस्ट्रक्ट हुई थी लाहौर में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, यहाँ पे अगर देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो बनता है वो 1866 है, 1866 है। तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, ये नोट कर लें इसको। 1866 इज द करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन मे बी वो कोई और ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, मे बी 1863 हो, लेकिन करेक्ट ऑप्शन आपका 1866, यहाँ पे मिस्टेक है, वरना ये ऑप्शन आपका हो सकता है 1863। 26 क्वेश्चन है, which document is considered the precursor of the two nation theory, this is called the खिलाफत मैनिफेस्टो कहा जाता है इसको। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। Which city is referred as the Switzerland of the East, ये स्वात को कहा जाता है, स्वात is called the Switzerland of the East, Switzerland of पाकिस्तान भी कहते हैं इसको। What is the total length of Pakistan's international border, पाकिस्तान के जितने भी बॉर्डर्स मुल्हिका हैं उनकी जो टोटल लेंथ है वो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 73 के राउंड अबाउट है। तो यहाँ पे जो मोर सूटेबल आंसर है वो आपका 7200 है। कुछ बुक्स में 700, 7394 भी लिखा होगा या 7305 भी लिखा होगा। तो यहाँ पे जो मोर सूटेबल क्लोज इन ऑप्शन है वो आपका सी बनेगा, 7200। 29 है, ड्यू टू द 25th अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेनेट, सेनेट के कितने मेंबर्स हैं? अगर नेशनल असेंबली के मेंबर पूछे जाते तो वो 336 हैं, ठीक है। 300 पहले 42 थे, फिर जो है ना वो जब फाटा मार्च हुआ केपीके में तो 336 हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि सेनेट के कितने मेंबर्स हैं, तो पहले 104 थे, ये नोट कर लें, पहले 104 थे, ओल्ड बुक्स के अंदर 104 लिखा होगा, लेकिन ये रॉन्ग ऑप्शन है। अब कितने हो गए? कम होके 96 हो गए। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा, 96 इज द करेक्ट ऑप्शन है। 30 क्वेश्चन है, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड द
मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान का किसने, ये वाजपेयी ने किया था, वाजपेयी, करेक्ट ऑप्शन डी है। व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर। तो यहाँ पे एंड हो चुका है हमारा पोर्शन पाक स्टडी का, तो अब जनरल साइंस का पोर्शन है। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर, दिस इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जनरल साइंस से, और यहाँ पे भी ज्यादा बेनिफिट कहाँ किसको हुआ, केमिस्ट्री वालों को हुआ, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जनरल केमिस्ट्री से। विच टाइप ऑफ वेव इज साउंड। तो साउंड कौन सी वेव है, साउंड मैकेनिकल वेव्स भी इसको कहते हैं, या फिर उसके दूसरा नाम लॉन्गिट्यूडनल भी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का एसआई यूनिट वाट होता है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ आयंस। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो, एक्सचेंज ऑफ एटम्स हो, एक्सचेंज ऑफ ग्रुप हो, तो उनको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो ये केमिस्ट्री की टर्म है। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट, वेरी सिंपल, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम को बॉक्साइट ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, दिस इज कॉल्ड द पैंक्रियाज, इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायरल डिजीज, इनमें से बताएं कि कौन सी वायरल डिजीज है। तो यहाँ पे आपका चिक पॉक्स इज द करेक्ट ऑप्शन है। बाकी मलेरिया या ट्यूबरकुलोसिस और ये जो टेटनस है ये बैक्टीरियल डिजीज है। मलेरिया जो है ये आपका आप कह सकते हैं कि ये पैरासिटिक डिजीज है। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी व्हेन सनलाइट इज एक्सपोज्ड, तो विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है। जिनमें विटामिन डी की कमी होती है तो उनको धूप पे बिठा दिया जाए तो उनकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। 39 है प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे मेन और प्राइमरी फंक्शन होता है वो वाटर एब्जॉर्प्शन होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होती है वो मीथेन की होती है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं जी मोस्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन, काफी आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड का पोर्शन था, यानी कि एक टफ कह सकते हैं आप स्टूडेंट्स को। इस पोर्शन ने आई थिंक काफी टफ टाइम भी दिया होगा। तो ये मेरिट अगर कंपैरेटिवली बात करें तो ये पेपर मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फीमेल से थोड़ा 19-20 का फर्क है। ये 20 नंबर पे आप कह सकते हैं, ये ज्यादा टफ है और इनकी नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा हैं। तो इनका मेरिट, मेल का मेरिट फीमेल से लो होगा अकॉर्डिंग टू द माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं मैथ पोर्शन, इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। रफ पेज पे जाके इसको इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में बात कर लेते हैं। कहता है कि इफ यू हैव एन एवरेज स्कोर ऑफ एक्स इन दी 5, ये बिल्कुल सेम टाइप का पैटर्न है। इससे पहले भी मैं अपने मॉक टेस्ट हैं इस तरह के टाइप के क्वेश्चन दे चुका हूं, बस सिनेरियो डिफरेंट है, टाइप क्वेश्चन का डिस्क्राइब करने का तरीका कार डिफरेंट है। जितने भी मैंने मॉक टेस्ट या इससे प्रीवियस टेस्ट मैथ के डिस्कस किए हमने, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी देख लें कैसे आपने डिस्कस किया है। इफ यू हैव एन एवरेज स्कोर ऑफ एक्स इन दी 5 टेस्ट, यानी कि टोटल आपके पास 5 टेस्ट हैं और आपके एवरेज स्कोर एक्स हैं, ठीक है। यानी कि टोटल 5 टेस्ट है, नंबर ऑफ टेस्ट 5 हैं और एवरेज स्कोर एक्स हैं। और फिर कहता है कि यू वांट टू इंक्रीज योर एवरेज टू वाई, यानी कि आपने एवरेज इंक्रीज की वाई तक चले गए आफ्टर टेकिंग वन मोर टेस्ट, एक टेस्ट देने के बाद उसकी एवरेज वाई हो गई। तो व्हाट स्कोर डू यू नीड ऑन दैट टेस्ट। तो अब रफ पेज के जाके मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखें जो करंट एवरेज स्कोर्स हैं, जो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग दी गई करंट एवरेज स्कोर्स, वो कितने हैं, वो एक्स हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट हैं, नंबर ऑफ टेस्ट वो कितने हैं, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 है। तो अब आप ये बता सकते हैं कि टोटल स्कोर्स आप निकाल सकते हैं, करंट स्कोर्स। टोटल स्कोर्स कैसे निकलेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई, एवरेज को अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा, 5x आएगा। ये है बिफोर एडिंग। अब आपने क्या किया, जो आपके पास डिजायर्ड एवरेज है, कौन सा डिजायर्ड एवरेज जो आप निकालना चाह रहे हैं वो आपके पास y है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप पढ़ें जरा इसको। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर एवरेज टू द y, अब आप एवरेज इंक्रीज करके y तक ले जाते हैं, ठीक है। तो y कर लेते हैं इसको। अब ये जो y एवरेज है ये कितने टेस्ट की है, टोटल। अब एक टेस्ट आपने ऐड किया तो टोटल 6 टेस्ट की है। तो यहां पे आप टोटल डिजायर्ड स्कोर्स कितने बनेंगे, एडिंग दी 6 टेस्ट, टोटल डिजायर्ड स्कोर्स ये आपके बनेंगे 6 मल्टीप्लाई y, तो ये कितने बनेंगे 6y। इसी तरह आप जो एडिंग आपने टेस्ट ऐड किया उसके नंबर आप बता सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, वही हमने कि 6y माइनस 5x। तो ये आपका इस फार्मूला से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा बेटा, दिस इज दी बी ऑप्शन इज द करेक्ट है, 6y माइनस 5x।
नेक्स्ट मूव करते हैं, 42 क्वेश्चन है, वो कहता है अ डाइस इज रोल्ड वंस, डाइस को आपने एक दफा रोल करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 नंबर ग्रेटर देन 4 नंबर की कितनी पॉसिबिलिटी है। ये जो आपके पास डाइस होता है, ठीक है, लूडो खेलते हैं आप, तो उसमें टोटल 6 फिगर होते हैं, 1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उसमें देखें तो हमारे पास 4 के अबव, 4 से अबव कितने बनेंगे, या तो 5 आएगा या 6 आएगा, यानी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2 आउट ऑफ 6, आउट ऑफ 6 कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2 है। तो यहां पे किस तरह कैलकुलेट करेंगे इसको, तो हमारे पास टोटल 2 है, 2 प्रोबेबिलिटी है, 2/6, तो ये 1 3, ओवरऑल जो है वो 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी ग्रेटर देन 4 नंबर के आने की। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सी इज दी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे सारे ऑप्शन ए दिए हुए हैं, तो ये नोट कर लें, ए होगा, ये बी होगा, ये सी और ये आपका डी होगा। तो ये भी मिस्टेक है आई थिंक, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी मिस्टेक है। चलें, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स, आई थिंक अगर ये मिस्टेक हैं तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स भी मिल जाएं, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कंसीडर करते, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, अगर आप इसकी एप्लीकेशन देंगे और इनको नोट डाउन करवाएंगे तो हो सकता है कि आप इन दोनों स्कोर्स, इन दोनों क्वेश्चन के नंबर मिल जाएं। एक और भी ब्लेंडर है मैथ में जाके, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, तो काफ़ी ब्लेंडर्स हैं इसमें। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट कैन बी मेड फॉर द लेटर ऑफ वर्ड बुक, ये आपके पास बुक है, आप कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, तो ये परमुटेशन से क्वेश्चन लिया गया है। अब इसको आपने किस तरह हैंडल करना होता है, इसको एक्चुअली आपने इस तरह फाइंड आउट करना होता है कि आपके पास जो बुक है, वर्ड बुक है, BO के बुक, तो टोटल कितने लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, टोटल लेटर 4 हैं। तो इसमें जो टोटल अरेंजमेंट्स हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए, टोटल अरेंजमेंट्स को, वो होता है टोटल लेटर्स की, टोटल लेटर जिसमें वर्ड में हो उसकी परमुटेशन डिवाइडेड बाय जो मोस्ट रिपीटेड या रिपीटेड होता है वो, उसकी आपने क्या लेनी होती है, फैक्टोरियल लेनी होती है, फैक्टोरियल ऑफ टोटल लेटर एंड द फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड लेटर, रिपीटेड है। तो टोटल लेटर बेटा कितने हैं, 4 हैं, 4 की फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड कौन से हैं, ओ वर्ड जो 2 दफा रिपीट हुआ है, तो 2 का फैक्टोरियल लेंगे यहाँ पे। तो फैक्टोरियल हमने पास पेपर में या मॉक टेस्ट में हमने आपको बताया था कि फैक्टोरियल कैसे लेते हैं, कि ये 4 है, 4 × 3 × 2, अपने 1 तक जाना है, तो ये 4 3 12 2 24 हो गया। इस तरह 2 का आपने फैक्टोरियल लेना है, 2 × 1, तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने इसको डिवाइड करना था इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, 4 का फैक्टोरियल 24 है, 2 का फैक्टोरियल 2 है, तो ये आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 12 इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, दिस इज दी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, 12। यहाँ पे मिस्टेक है ABCD, तो इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है, इसमें भी मिस्टेक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 44 है, हाउ फार फ्रॉम अ वॉल इज 10 मीटर लॉन्ग लेडर, यानी कि दीवार से जो हमारे पास सीढ़ी है वो 10 मीटर, यानी कि वो सीढ़ी हमारी दीवार से जो तिरछी लटकाई हुई है वो कितने यानी कि दूर है, जबकि सीढ़ी की लंबाई उसने दे दी है 10 मीटर लॉन्ग लेडर है। तो क्या कहता है कि अगेंस्ट अ वॉल फार्मिंग 60 एंगल, यानी कि वॉल के अगेंस्ट इसका जो एंगल बनना है वो 60 डिग्री है। तो ये वेरी सिंपल है, अगर आपने 6ठी 7वीं की मैथ पढ़ी हुई है तो आप इसको ज़रूर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, ये देखें, ये हमारे पास दीवार है, लटका लेते हैं, ये दीवार 90 के एंगल पे, आपने यहाँ से सीढ़ी लटका दी है ऐसे तिरछी, और ये जो सीढ़ी है आपकी दीवार से जो एंगल बना रही है वो कितना है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, और इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 10 मीटर इसकी लंबाई है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट लेक्चर के अंदर कि अगर एंगल दिया हो, एक जिला दिया हो, तो आप इजीली दूसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसने पूछा क्या है कि आपकी सीढ़ी का ये वाला किनारा आपकी दीवार से कितना दूर है, आपने ये वाला फाइंड आउट करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है। तो अब आपको मैंने बताया था कि जो एंगल होता है, एंगल के बिल्कुल सामने वाला जो होता है अपोजिट होता है, और उसको क्या कहते हैं, अमूद कहते हैं। क्या कहते हैं, अमूद। और ये जो वाला जो होगा आपका, इसको कहेंगे कायदा कहेंगे। क्या कहेंगे, कायदा कहेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करना है, कायदा हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसको बेस कहते हैं, चलें बेस कह लेते हैं इंग्लिश में। बेस आपने फाइंड आउट करनी है, और आपको हाइपोटेनस भी दिया गया है,
वक्र की लंबाई भी दी गई है, एंगल भी दिया गया। तो आपने अब नोट करना है कि कौन सा फार्मूला लगाना है, क्या साइन वाला लगाना है, कॉस वाला लगाना है या टेन वाला लगाना है। तो मैंने आपको एक लेटर बताया था औ मीन अमूद बटा वक्र, अमूद ओवर वक्र। तो ये यूज होगा नहीं होगा, क्योंकि हमें वक्र और कायदा निकालना है, तो ये भी यूज नहीं करेंगे। अब दूसरा ट्रिक बताया था कायदा बटा कायदा ओवर वक्र। हाँ, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि वक्र भी गिवन है और कायदा भी गिवन है। और इसके लिए हम औ के लिए हम साइन थीटा यूज करते हैं बेटा, और कौ के लिए हम कॉस थीटा यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, कॉस थीटा यूज करेंगे। तो हमारे पास जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू दी बेस यानी कि कायदा ओवर हाइपोटेनस यानी कि वक्र। ये हमने फाइंड आउट करना है। अब थीटा की वैल्यू गिवन है, कॉस थीटा है 60 डिग्री और कायदा हमने फाइंड आउट करना है, और जो हाइपोटेनस वक्र है उसकी लंबाई 10 है, सीडी की लंबाई। तो अब आपने कॉस जो 60 होता है, अब ये आपको कुछ वैल्यूज याद करनी पड़ती हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, एक टेबल बेसिक मैथ आपने पढ़ी होगी। अब ये 9वीं में ये टेबल गिवन है, 9th में। तो ये आपको पता नहीं, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू दी बेस ओवर 10। अब कायदा निकालना तो 10 इधर जाएगा, तो कायदा या बेस की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 2। इसको डिवाइड करें तो फाइनल आंसर आपका 5 आएगा। अब ये थी जी इसकी कैलकुलेशन। अगर देखा जाए तो टिपिकल कैलकुलेशन। अब ये मैथ वाले तो आप ये इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो बाकी आर्ट्स वाले हैं या केमिस्ट्री वाले हैं, अगर जिनको कॉस 60 की वैल्यू का पता नहीं होगा, कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैथ वालों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा यहाँ पे इस पोर्शन में, इस मैथ वाले पोर्शन, क्योंकि दिस इज नॉट द नॉर्मल पोर्शन, कैलकुलेशन बेस्ड है, समझने वाला है। तो बाकियों को यहाँ पे जो है ना वो यानी कि उनकी लैगिंग हुई होगी। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बना बेटा, 5 मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है दिस इज द मिस्टेक, नोट कर लें इसको, इस क्वेश्चन को, यहाँ पे एरर है। क्लास इंटरवल का फार्मूला होता है कि क्लास इंटरवल का फार्मूला नोट कर लें। क्लास इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए जो हायर वैल्यू होती है या हायर रेंज होती है, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू होती है, ये है इसका फार्मूला। हायर में क्या है 7 है, लोअर 4 है, तो आंसर कितना आना चाहिए, क्लास इंटरवल 3 है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो दिस इज द एरर। तो यहाँ पे आपको अगर आप एप्लीकेशन लिखेंगे, उनको मेल करेंगे, तो आपको यहाँ पे ग्रेस मार्क मिल सकता है 2 नंबर। आप मस्ट इसको एप्लीकेशन लिखें और इसको जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, द नेक्स्ट नंबर इन सीरीज। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इस सीरीज गिवन है 27, 32, 30, 35, 33। तो नेक्स्ट नंबर क्या है, तो ये जस्ट आपने सोचना होता है। यहाँ पे मैं पहले सीरीज लिख देता हूँ, 27, 32, 30, 35 एंड देन 33, और वो कहता है कि नेक्स्ट नंबर आपने बताना है। देखें 27 में कितना ऐड किया उन्होंने, 5 प्लस 5 किया, फिर यहाँ पे उसने -2 किया, फिर इसने +5 किया तो 35 बना, फिर उसने -2 किया। तो अब किसकी बारी है, +5 करने की। तो 33 में आप जब +5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 33 + 5, तो ये कितना आएगा 38 आएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बना बेटा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। 47 सॉल्व करना है आपने। अच्छा, यहाँ पे भी क्योंकि मुझे तो कुछ कंफर्म नहीं हो रहा कि इसमें प्लस लिखा हुआ है या डिवीजन लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स। अगर ऑप्शन को देखा जाए, क्योंकि लोअर मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह स्टेटमेंट है, आपने देख लेना कि क्या कैसी स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको कि ये कैसे होना था। हाँ ओके, तो ये एक्चुअल में जो स्टेटमेंट है वो इस तरह है। ये भी बॉर्ड मैथ्स रूल होता है, हमने पढ़ रखा है। 10 - 40 और ये थी +6 और ये हमारे पास है मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 4। तो ये स्टेटमेंट है। सबसे पहले आपने डिवीजन करनी है, तो 10 - 40 + 6 मल्टीप्लाई 20 को 4 पे डिवाइड करें तो कितना आंसर आता है, 5। कितना आता है, 5 इज द करेक्ट। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है 6 × 5 = 30, तो 10 - 40 + 30, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस करें तो 10 में से कितना आएगा, 40 में से 30, तो 10 आएगा, तो माइनस का 10 आएगा, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाता है, 0 इज द करेक्ट ऑप्शन है।
तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है 47 का। विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, इसमें से कौन सा नंबर जो है वो सेल्फ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है ना वो नंबर जो है वो सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी कि ऐसा नंबर जिसको आप अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर है। तो ये है -1 है, तो -1 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, नंबर है ना, ये तो साइन है ना, नंबर तो 1 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा 49 पे चलते हैं। वो कहता है कि mass of a block A is 2.35 kg लेस देन द mass of block B, यानी कि A का जो mass है वो है 2.35 और ये लेस देन है ब्लॉक B से। द टोटल mass ऑफ द टू ब्लॉक इज द, दोनों का अगर A एंड B का टोटल mass लिया जाए तो वो 4 kg है एंड 50 ग्राम है। व्हाट इज द mass ऑफ ब्लॉक B, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेरी सिंपल है, जस्ट आपने थिंक करना है, सोचना है कि कैसी कैलकुलेशन थी। सबसे पहले तो बेटा आपने देख लेना है कि आपने लेट कर लेना है कि मैस ऑफ ब्लॉक बी, क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करना है कि लेट मैस ऑफ ब्लॉक बी का मैस। तो इसको लेट कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं, एक्स किलोग्राम। अच्छा इसमें से जो ए का मैस है उसने लिखा है कि मैस ऑफ ब्लॉक ए वो क्या है, लेस देन 2.35 है बी से, यानी कि इसको कह सकते हैं आप x माइनस 2.35, यानी कि जो ए ब्लॉक का मैस है वो आपके बी ब्लॉक से 2.35 लेस है। ये कंडीशन गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमने बी का निकालना है, तो बी का हमने ये भी बताया कि जो टोटल मैस है दोनों ब्लॉक्स का, टोटल मैस ऑफ बोथ ब्लॉक्स वो क्या है, वो है 4 kg एंड 50 ग्राम। तो ये कितना बनेगा, ये ऑलमोस्ट आपका 4.05 किलोग्राम बनेगा। तो ये है टोटल मैस। अब हमने देखना क्या है, हमें तो ये पता है कि टोटल मैस जो है वो डेफिनेटली ए और बी के इक्वल होगा। तो टोटल मैस जो है, टोटल मैस इक्वल होगा किसके, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक। ए ब्लॉक कौन सा हमारे पास, वो है आपके पास x माइनस 2.35, ये x ब्लॉक था ना, यानी कि b में से 2.35 माइनस था, प्लस ये क्योंकि a का हो गया जो लेसन था, और b का हमारे पास ब्लॉक का मैस है वो है x, हमने लेट किया था। अब टोटल मैस कितना आया है वो उसने बता दिया है, वो है 4.05 है। तो इसको कैलकुलेट करें, x माइनस 2.35 प्लस x, तो x और x 2x हो गए, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4.05 प्लस 2.35 और ये हो गया 2x हो गया 4.05, और ये कितना हो गया 6.4 हो गया, ये 2x हो गया। x की वैल्यू निकालनी है तो 6.4 डिवाइडेड बाय 2, और ये 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो ये है आपका जो है ना वो बी का ब्लॉक का जो मैस है। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर दी सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो उसको मीन, मॉड, मीडियन को कहते हैं। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, अरिथमेटिक मीन। तो ये थी डी स्टूडेंट्स आज की इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हमने आज के मेल पेपर की है। इसमें अगर देखा जाए तो 2 से 3 मिस्टेक्स हैं, और इन 2 से 3 मिस्टेक को आपने ज़रूर जज करना है, और आपने बाकायदा तौर पे जो FGI की ऑफिशियल मेल है, मैंने आपको वीडियो भी बनाई थी, आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, आप उस पर मेल भी करें और बाकायदा तौर पे उनको आप एप्लीकेशन लिख के वार्न करें, या आप उनको कहें, रिक्वेस्ट करें कि आप जो है ना वो इस की को रिवाइज़ किया जाए, ताकि आप लोगों को इसके ग्रेस मार्क्स भी मिल सकें। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस फर्दर, इनका जो रिज़ल्ट है बेटा वो वेरी एक्सपेक्टेड सून, 20 से 25 दिन के अंदर इनका रिजल्ट आ जाएगा। फाइनली आपको DMC भी जारी कर दी जाएगी, आपको मार्क्स भी शो होंगे। और इसके साथ अगर हम बात करें कि इसके एक्सपेक्टेड मेरिट की मेल के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे स्टूडेंट यहाँ पे वेट भी कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैथ का पोर्शन, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो साइंस का है या आर्ट्स का है वो इसको अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया होगा मैथ वाले पोर्शन को। जस्ट जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करके होंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इसमें जो पार्क स्टडी का पोर्शन था या जनरल पोर्शन था, ये भी टफ था। तो लेकिन नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, सीट्स भी काफ़ी सारी हैं ना, मेल की पंजाब में 99 है, इस तरह बाकी प्रोविंसेस में भी काफ़ी सारी हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स पे भी ये मेरिट डिसाइड करता है।
अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो मेल एंड फीमेल का दोनों का पेपर कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का फ़र्क हो सकता है। लेकिन मेल का प्लस पॉइंट ये है कि इनकी नंबर ऑफ़ सीट्स ग्रेटर है, 99 सीट्स हैं पंजाब के अंदर। तो यहाँ पे इनका जो कट ऑफ मेरिट रह सकता है अकॉर्डिंग टू द माई पॉइंट, इंशाल्लाह आज शाम को 8 बजे के बाद हम अपने ऑफिशियल ग्रुप में भी, व्हाट्सएप चैनल में भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह हम पोल कंडक्ट करवाएंगे और वहाँ से एनालाइज करेंगे कि कितनी रेंज में स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस की। और उसके साथ साथ इंशाल्लाह हम एक्सपेक्टेड फाइनल एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो पंजाब का जो एक्सपेक्टेड मेरिट है अकॉर्डिंग टू द माई पॉइंट ऑफ व्यू 70 to 75 रहेगा मेल के लिए। और केपीके के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनका एक्सपेक्टेड मेरिट ये बिलो रहेगा, 70 से बिलो। आप कह सकते हैं कि 65 से 70 तक कह सकते हैं आप। और सिंध के कैंडिडेट्स का ये मेरिट रह सकता है आपका 60, आप कह सकते हैं यानी कि 67 से 70 तक रह सकता है। और बाकी जो हमारे बाकी प्रोविंसेस के हैं लाइक जो बलूचिस्तान है उसका तो वैसे लो मेरिट रहता है, बिलो 60 रहेगा। और जो बाकी प्रोविंसेस हैं उसका भी इसी तरह इसी रेंज में रहेगा, 60 to 65 की रेंज में रहेगा। तो ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड मेरिट है। और बाकी इंशाल्लाह आफ्टर पोल जो है आपको फाइनल इंशाल्लाह ग्रुप में भी हम बता देंगे कि इसका फाइनली एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बेस पे कि उन्होंने कितने स्कोर्स ऑब्टेन किए हैं, तो फिर ही फाइनल डिसीजन हो सकता है, डिसाइडेड किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो डिस्कशन, तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।